अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले जो हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो अपनी फैमिली मेम्बर और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। अब हम चलते हैं स्टोरी की जानिब। जुनून इश्क पार्ट नंबर 27। इरफ़ा, अब तो तुम्हें प्यार करना ही पड़ेगा, तुम चाहता हूँ। और इरफ़ा वहाँ बैठकर अहमद साहब को देख रही होती है टिकटिकी बांध के क्योंकि उसके पास अब कुछ नहीं बचा होता है सिवाय उसे देखने के। वो देखती है कि एक पल में उसकी ज़िंदगी पलट के क्या से क्या हो जाती है। जिसे अहमद साहब को वो इतना अच्छा इंसान मानती थी वो ऐसा भी निकल सकता है, ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। उधर इरफ़ा की फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान होती है। अभी इरफ़ा की ज़िंदगी पे एक अंधेरा ख़त्म नहीं होता कि दूसरा शुरू हो जाता है। इरफ़ा के फैमिली मेम्बर्स और नुमान सब जब पुलिस में कंप्लेन करने जाते हैं तो पुलिस वाले जब उनसे कहते हैं कि अभी 24 घंटे नहीं हुए तो हम FIR दर्ज नहीं कर सकते। हो सकता है वो खुद ही कहीं चली गई हो और हो सकता है वो खुद ही वापस आ जाए। और नुमान जब ये बातें सुन रहा होता है तो वो हंस रहा होता है। तो इरफ़ा की फैमिली वाले उसे देखकर बहुत परेशान हो रहे होते कि तुम इतना क्यों हंस रहे हो। फिर नुमान सबको ये कह रहा होता है कि मैं तो इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है इरफ़ा कहाँ होगी। इरफ़ा कहाँ होगी तुम्हें पता है? हाँ, वो होगी अहमद साहब के पास। मतलब अहमद साहब के पास? तो कहना क्या चाहते हो नुमान? नुमान कहता है कि अहमद साहब का नंबर है मेरे पास, चलो उसे कॉल करते हैं। उसे कॉल करने के बाद हम लोगों को सब पता चल जाएगा। और ये बात सुनकर इरफ़ा का भाई नुमान को मारने लग जाता है। तो इरफ़ा की जो बुआ होती है वो कहती है 1 मिनट पहले से इसका पता तो लगा दें, ऐसे ही नुमान को मारना क्यों शुरू कर लिया है। और उधर इरफ़ा अपनी हालत में बेबसी से बैठी हुई होती है। वो अहमद को कुछ ना कह सकती है ना कुछ कर सकती है। और अहमद का जो फ्रेंड होता है वो जब देखता है कि इरफ़ा इस तरह पड़ी हुई है तो वो अहमद को कहता है कि यार तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें इरफ़ा को छोड़ देना चाहिए। जब मैं वापसी की सारी कश्तियाँ जला चुका हूँ अब मैं इरफ़ा को नहीं छोड़ सकता। पहले तो ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरी ज़िंदगी थी, अब तो ज़िद भी बन चुकी है। अब इसने मुझे ना मानने का सोच लिया है तो अब इसकी सज़ा भी मुख्तस मैंने कर दी है। अहमद तुम किसी को सज़ा नहीं दे सकते। मैंने पहले ही कहा था कि ज़ोर ज़बरदस्ती से कोई काम नहीं बनता। प्यार से ही तो बात कर रहा था अभी तक मैं। क्या तकलीफ़ पहुंचाई थी मैंने इरफ़ा को? बस अपनी मोहब्बत का इकरार करना चाहता था। तो इस तरह से मोहब्बत का इकरार किया जाता है अहमद। तो और क्या करता मैं? बचपन से देखकर आज तक किसी ने नफ़रत देखी हो ना, उसे ये भी पता नहीं होता कि मोहब्बत का इज़हार कैसे होता है। अहमद तुमने अपनी मोहब्बत को खुद तबाह कर दिया है। अब तुम चाहते हो कि ये तुम्हारी मोहब्बत भी है, ज़िद भी है, ये है वो है, लेकिन एक बात याद रख दो, उसके दिल में जो तुमने अपनी डर बिठा दिया है ना, अपने डर कभी मोहब्बत का रूप नहीं ले सकता। अब वो तुम्हारे साथ होगी, तुमसे फिर भी दूर होगी। अहमद कहता है अच्छा मैं वो दूरी समझ सकता हूँ, लेकिन इरफ़ा किसी और की हो जाती ये मैं कतई थोड़ी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। कल का होना निकाह मैं आज कर लेता हूँ, तुम जाओ मौलवी साहब को ले आओ, ठीक है? अहमद फिर एक बात सोच लो, जब मैंने वापसी की सारी कश्तियाँ ही जला दी है खुद की और इरफ़ा की। और हाँ, इस खेल में ये मत समझना कि सिर्फ मैं अकेला फंसा हूँ, इरफ़ा भी मेरे साथ फंसी और अब इसको सेट करना मेरा काम। मतलब और अहमद हंसते हुए इरफ़ा के पास जाके खड़ा हो जाता है और चुपचाप उसे देखते जा रहा होता है। इरफ़ा जिसे पहले उसने बांध रखा होता है बड़ी बेरहमी से उसे फिर खोल देता है। इरफ़ा अब ये जान चुकी थी वो इतना सीधा और अच्छा तो है नहीं कि उसे ऐसे ही छोड़ रहा। वो इरफ़ा के हाथ पैर खोलता है और इरफ़ा सीधा कहती है तुम्हारे मेरे हाथ पैर क्यों खोले हैं? तुम्हें नहीं लगता कि मैं जरा से भाग सकती हूँ? जब किसी को हम अपने डर की कैद में ही रख लेते हैं ना, तो फिर उसके हाथ पैर खोल के भी उसे बंधा रख सकते हैं। मतलब तुम्हारे हाथों में बेड़ियाँ डालने के क्या फ़ायदा? सीधा ये पत्थर तुम्हारे गले में ही क्यों ना डाल दे?
अहमद ऐसा बोल के इरफा का गला दबाने लग जाता है। जब उसे लगता है कि इरफा की सांसें उठ रही है तो वो हाथ निकाल देता है। इरफा ये समझ नहीं पाती है कि हो क्या रहा है, और अहमद उससे कहता है कि मौलवी को हमने बोल दिया, वो कुछ देर में आ जाएगा। ने कहा कि तब तैयार रहो, हम शादी कर रहे हैं। जब इरफा ये बात सुनती है तो उस पर तो बिजलियाँ गिरती हैं। इरफा किसी भी कीमत पर उसे शादी नहीं करना चाहती होती है। मैं जानता हूँ इरफा, तुम मुझसे बहुत नफरत करती हो, लेकिन इस वक्त ऑप्शन यही ठीक है कि तुम मुझसे शादी कर लो और फिर तुम आज़ाद हो, तुम जहाँ जाना चाहो जा सकती हो। लेकिन मेरी इस शर्त को पूरा करने के बाद अहमद, मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। मैंने तुम पे यकीन किया, तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। यकीन करता है तभी तो यकीन टूटता है ना। और मैंने तो तुमसे मोहब्बत की है, लेकिन तुम मेरी मोहब्बत को देर सवेर मान ज़रूर लोगी। लेकिन अब मैं तुम्हें एक और पल अपने साथ बिना निगाह के नहीं रख सकता। ये मेरे लिए मजबूरी और ज़िद, कुछ भी समझना चाहो तो समझ सकती हो। अब तुम्हें डर लग रहा है कि तुम्हारा बाटा न फूट जाए। डरता वरता किसी से नहीं है अहमद, लेकिन एक बात है, मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें ज़लील रुस्वा कर दूँ। सबके सामने ज़लील रुस्वा कर तो दिया है, अब भी अपना ढोंग रचना बंद किया दीजिए। ढोंग नहीं है, मेरी मोहब्बत है। लेकिन अगर इसी तरह तुम मुझे तकलीफ़ दे बातें करती रहोगी ना इरफा, तो याद रखना कि रिश्ता निभाना तुम्हारे लिए निहायत अजीबनाक बन जाएगा। जो दूसरों को दर्द देते हैं ना, उनको लिए दर्द ही होता है, खुशी कभी भी नहीं होती। अब तुम मुझे बद्दुआ देने पर उतर आई हो इरफा, याद रखना कि बद्दुआ तुम खुद को दे रही हो। अच्छा, अब अब मैं तुम्हें बद्दुआ भी नहीं दे सकती। हाँ, क्योंकि जिसके साथ इंसान की ज़िंदगी जुड़ जाती है, फिर इंसान उसे बद्दुआ भी नहीं दे सकता। इरफा, तुम कब समझोगी मेरी मोहब्बत को? ये मोहब्बत नहीं है, पागलपंती है, जैसे तुम नहीं समझ पा रहे अहमद। अच्छा, तो मेरी मोहब्बत पागलपंती है, और वो नुमान वो अच्छा इंसान है जिसने तुम्हारे साथ, उसने सबके सामने मुझे जलील किया, तो तुम भी तो वही कर रहे हो ना। उसने मोहल्ले के सामने जलील किया, तुम तो पूरे रिश्तेदार और सबके सामने। तुम में और उसमें फ़र्क क्या है? अच्छा, फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि अब तुम मेरे सामने खड़ी हो, मेरे पास खड़ी हो, उसके साथ और पास नहीं। और अगर तुमने मुझसे शादी के लिए इनकार कर भी दिया, तो भी शादी तो तुम्हें मुझसे करनी ही पड़ेगी, या प्यार मोहब्बत से, वरना मेरे पास और भी बहुत सारे रास्ते हैं। लेकिन अगर तुम्हें शादी करना इतना कतई मंजूर नहीं, तो कोई बात नहीं, हम ऐसे भी पूरी ज़िंदगी रह सकते हैं। जब इरफा ये बात सुनती है तो वो अहमद को थप्पड़ मारती है, और इसके बाद वो खुद ज़मीन पे गिर जाती है, और ज़मीन पे जो बिखरे हुए कांच होते हैं वो इरफा के हाथ में लग जाते हैं। हर जैसे ही उसके हाथों से खून बहना स्टार्ट होता है, अहमद भी फ़ौरन ज़मीन में बैठ कर उसके हाथ से कांच निकालने की कोशिश करता है। इरफा कहती है, जो ज़ख्म तुमने मेरी रूह को लगाया है ना, इससे ज़्यादा दर्द है, ये कांच का टुकड़ा भी मुझे दर्द नहीं पहुँचा रहा। अहमद उसे इतनी तकलीफ़ में देकर खुद भी दर्द के बारे रो रहा होता है कि उसने जिससे मोहब्बत की उसे इतनी तकलीफ़ पहुँचाई है, जबकि वो ऐसा नहीं चाहता था। लेकिन अब वो क्या करता, उसके पास यही एक रास्ता था उसे अपना बनाने का, और कोई रास्ता नहीं था। इनफैक्ट तुम मुझे कोई और रास्ता देती थी ना, मैं तुम्हें कभी तकलीफ़ नहीं पहुँचाता। हमारे इस हालातों में हम एक दूसरे के सामने हैं, जो हालात हमें एक दूसरे से नफरत दिला रहे हैं, पर ट्रस्ट मी, तुम एक बार मेरे साथ हाथ बढ़ा कर तो देखो, एक कदम आगे बढ़ा कर देखो। तुम्हें तुम्हें दुनिया की हर खुशी देने के लिए तैयार हूँ मैं। प्लीज़ प्लीज़ इतनी तकलीफ़ मत दो खुद को। तकलीफ़ तो मैं पहले से ही हूँ, अब और क्या तकलीफ़ में होगी। मैं तो नुमान को बुरा इंसान समझती थी, उससे ज़्यादा तो बुरे इंसान तुम हो। मौलवी आ जाता है तो अहमद अहमद फिर उठ जाए, और उस इरफा को 3 मरतबा कहता है, क्या तुम उठोगी? मौलवी आ चुका है निकाह के लिए, मुझे ये निकाह नहीं मंजूर। इरफा, तक तुम्हारे पास 3 रास्ते हैं। नंबर 1 कि तुम खुद को यही बाहर डालो, क्योंकि ज़िंदगी भर तुम यहाँ से फिर बाहर नहीं जा सकोगी। नंबर 2 कि मैं तुम्हारी सारी फैमिली मेम्बर्स को बाहर डालूँगा। नंबर 3 कि तुम मुझसे शादी कर लो, और फिर सबके सामने जाके ये कहो कि तुम मुझसे मोहब्बत करती थी और तुम खुद चल के आई थी। नेवर, ना तो मैं निकाह करूँगी, ना तो मैं ये सब कुछ किसी को कहूँगी। तो कोई बात नहीं, तुम्हारे जान से प्यारे भाई को तो मैं मार ही सकता हूँ। इरफा जब ये सब कुछ सुनती है तो इरफा बहुत डर जाती है,
कहती है कि मेरी फैमिली वालों को कोई तकलीफ़ मत पहुंचाओ। तुम जैसा कहती हो वैसा करने के लिए तैयार। अगर तुम इतना प्यार से पहले ही मान जाती ना इरफा, तुम्हें इतनी धमकियाँ नहीं देता। मैं नहीं चाहता मैं तुम्हें तकलीफ़ दूँ या धमकियाँ दूँ। तुम्हारे साथ प्यार मोहब्बत से रहना चाहता हूँ। तो क्यों क्यों नहीं चाहती तुम वैसे? प्यार मोहब्बत के साथ इंसानों के साथ रहा जाता है। अब तो मुझे दरिंदे दिखते, हाँ दरिंदा हूँ कुछ भी हूँ, लेकिन अब तुम्हारी ज़िंदगी मेरे साथ है। और फिर वो मौलवी को बुलाते हैं और फिर इरफा से पूछा जाता है, लेकिन फिर इरफान निकाह के लिए पहले तो हाँ बोल नहीं रही होती है। फिर जब उसे अपनी फैमिली वालों का ख्याल आता है तो वो पेपर्स में साइन भी कर लेती है और कबूले बोल भी देती है। लेकिन अब इरफा के सामने वो 3 लफ्ज़ नहीं थे। उसकी ज़िंदगी बदलने की एक कहानी का पहला सिरा था। इरफा ये जानती थी कि जब वो उसके साथ जुड़ी हुई नहीं थी तो उसकी पागलपंती की वजह से वो अपनी फैमिली में कितना ज़्यादा ज़लील और रुसवा हुई है। और जैसे ही उनका निकाह कंप्लीट हो जाता है, दुआ कंप्लीट होती है, अहमद फ़ौरन मौलवी को पैसे देकर रवाना कर देता है और अपने दोस्तों को बोलता है अब आप सब लोग जा सकते हो। और इरफा अहमद के साथ होती है खड़ी और इरफा अपने आप को और अहमद को देख रही होती है। वहाँ एक शीशा लगा होता है, या इरफा अपने आप को देखकर बहुत ज़्यादा हैरत में होती है कि पहले वो किस तरह हंसती थी, अब रो रो के उसकी आंखें सूज गई थी। और वो अपने हाथों की जानिब देखती है कि उसके हाथों पे अभी खून तो नहीं निकल रहा, लेकिन इतनी देर में उसे ये पता ही नहीं चला अपने दुख की वजह से कि अहमद ने कब उसके हाथों पे पट्टी कर दी थी और अब उसके हाथों से कोई खून नहीं निकल रहा था। अब अहमद उसके दोनों हाथ पकड़ के खुद ज़मीन पर बैठ कर उसे ये कह रहा था, इरफा मैं तुमसे मोहब्बत करता था, तुम्हें पाने और हासिल करने के और कोई रास्ता और तरीका नहीं दिखा था मेरे पास। तुम बुरा इंसान नहीं हो अहमद, मुझे घर जाना है। अब तो मैं घर जा सकती हूँ ना, तुम घर जा सकती हो, लेकिन एक शर्त पे। कौन सी शर्त? तुम वहाँ जाओगी और फिर मेरे साथ ही वापस आओगी। तुम अब यही नहीं रहोगी मुझसे दूर। इरफा ये सब देखकर अंदर से टूट जाती है। पर एक बार मुझे फैमिली वालों से मिलने दो, बस एक बार। तो मेरी शर्त ये है, तुम फैमिली वालों से कुछ भी पूछोगे तो तुम कहोगे कि सब कुछ तुमने अपनी मर्जी से किया, और अगर मैं ना करूँ ऐसा तो मैं तुम्हारी सारी फैमिली को नहीं, तुम्हारे भाई को मार दूँगा। इरफा उसे देखिए कहती है कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो। तुमने कहा था कि अगर मैं तुम्हारी बात मानती हूँ तो तुम भूल रही हो इरफा, तुमने कहा था हर एक बात मानूंगी। हर एक बात का मतलब हर एक बात। तुमने मेरी एक बात मानी है, दूसरी बात भी माननी ही पड़ेगी, और अगर नहीं मानी तो तुम अपनी फैमिली की डेथ की जिम्मेदार तुम खुद होगी। और अगर तुम मेरे पास प्यार से नहीं आई तो फिर तुम तो मेरा नेचर जान चुकी होगी कि मैं किस तरह से तुम्हें अपने करीब करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि अब मेरा तुम पर पूरा राइट और हक बन चुका है। और जब मेरे पर कोई हक नहीं था तब भी मैंने तुम्हें अगवा किया, किसने रोक पाया मुझे? इरफा उसकी दीवार की हद और उसका जो दिमाग था वो जान चुकी थी। इरफा के नज़दीक वो एक बहुत ही ख़तरनाक इंसान के सामने खड़ी थी, और उसने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से उस इंसान को जिसे वो पहचान नहीं पाई थी, उसकी चक्कर में फंस चुकी थी। और अब इरफा कुछ नहीं कर सकती थी सिवाय उसकी बात मानने की। मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, बस मेरी फैमिली को कुछ करना मत, ठीक है? मैं तुम्हारी फैमिली को कभी हर्ट नहीं करूँगा, मैं हमेशा उनका ख्याल रखूँगा, पर बदले में तुम मुझ पर थोड़ा सा भरोसा, थोड़ा सा खलूस, थोड़ी सी वफा, थोड़ा सा यकीन तो कर ही सकती हो ना प्लीज़। अब तुम चाहते हो मैं तुम्हें अपना भी लूँ तो क्या गलत कह रहा हूँ मैं? प्यार करता हूँ तुमसे, इज्जत दे रहा हूँ तुम्हें, अपना नाम दिया है तुम्हें, और फिर भी तुम मेरे से इतना रूडली बिहेव कर रही हो। क्यों क्यों इरफा? क्योंकि तुम हो इसी लायक। ये बात सुनने के बाद अहमद को शदीद गुस्सा आता है और वो सामने रखा कांच भी तोड़ देता है। मैं इसी लायक हूँ। जैसे इरफा देखती है उसके हाथों से खून फव्वारों के साथ बह रहा होता है, क्योंकि उसके हाथ में कांच गड़ गए होते हैं। इरफा उसे देखकर रोना स्टार्ट कर देती, क्योंकि वो अपने हाथों को बैंडेज भी नहीं करने दे रहा होता है। वो कहता है कि मैं इतना ही बुरा इंसान हूँ तो मुझे तकलीफ़ होनी चाहिए, मुझे दुख पहुँचना चाहिए। और वो उस तकलीफ़ की वजह से और अपने बचपन के दुखों को याद करके रो रहा होता है ज़मीन पर। और इरफा उसके हाथों से बहता खून देखकर बहुत डर जाती है, और वो फर्स्ट एड बॉटल निकाल के
अहमद को खून रोकने की कोशिश करती है। अहमद उसे कहता है कि देखो, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो तुम मेरी पट्टी भी कर सकती हो, लेकिन अगर तुम मुझसे कोई हमदर्दी ही नहीं है, दूर रहो मुझसे, मुझे इस तकलीफ़ को बर्दाश्त कर लेने दो। इरफा डर जाती है। अहमद प्लीज़ आप ऐसा नहीं करें। जब वो अपने नाम इरफा के मुँह से सुनता है कि है अहमद प्यारे और खलूस से उसका नाम सुनता है, तो अहमद को लगता है कि एक न एक दिन इरफा उसकी तकलीफ़ समझ जाएगी और उसे अपना लेगी, और अहमद उसे अपने गले लगा लेता है और वो अपनी तकलीफ़ तक भूल जाता है कि इरफा ने उतने प्यार से उसका नाम लिया, उसके लिए यही काफ़ी था। अब वक्त होता है इरफा की फैमिली के लिए सबसे बड़े झटके का, जिसके लिए वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। अहमद का फ़ोन बजता है और अहमद कहता है कि तुम ये कॉल पिक करोगी। तो जब वो कॉल पिक करती है तो डूमर कहता है कि तुम कहाँ हो इरफा, हम तुम्हें लेने आ रहे हैं। तो अहमद कहता है कि तुम बताओ कि तुम मेरे साथ हो। तो उसने बताया कि हाँ, मैं अहमद के साथ हूँ। इरफा की अपनी फ़ौरन उससे डांट के बोलती है कि सीधा घर आओ, हमें तुमसे बात करनी है। अहमद कहता है कि तुम बोलो कि मैं अभी आ नहीं सकती, मैं सुबह आऊँगी, लेकिन उसकी अम्मी बोलती है कि तुम्हें अभी ही आना हो, इस वजह से, नहीं तो हम अहमद की अम्मी को कॉल करके सब बता देंगे। तो इरफा कह रही नहीं अम्मी, आप अंकल को मत बताएं, मैं वापस घर आ रही हूँ। तो इरफा अकेली जा रही होती है। अहमद कहता है नहीं, जब मैंने फंसाया तो मैं अकेला नहीं था ना, तो अब तुम्हारे किसी भी कदम में तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा, कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। इरफा अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस चुकी होती है, क्योंकि एक तो उसका गवाह हो गया था, ऊपर से अहमद ने उससे कहा था कि ये सब कुछ कहोगे कि तुमने अपनी मर्ज़ी से किया है, और अब अहमद साहब भी उसके साथ खड़ा था। अब बात ये थी कि इरफा जब वहाँ जाती तो किस किस्म का माहौल होता। इरफा अहमद के साथ वहाँ जाती है, और जब वो जाती है तो सब उसे देखकर हैरान और परेशान होते हैं, क्योंकि इरफा के हाथ में, वो देखते हैं कि इरफा के हाथ में वो कंकन नहीं है, तो उसकी बुआ ने उसे पहनाए थे। इरफा वो कंकन हाथ में पकड़े अपनी बुआ को दे रही होती है। बुआ, ये कंकन अब मेरे किसी काम की नहीं है, और मुझे आप सबसे एक सच कहना था, मैं और अहमद साहब से शादी कर चुके, और मैं ये सच आपको कैसे बताऊँ कि अभी इरफा कुछ बोल ही रही होती कि उसकी अम्मी आती है, इरफा को थप्पड़ मारती, और वो कहती है इरफा, मैंने तुमसे शुरू से लेकर पूछा कि तुम किसी से प्यार करती हो, तुम यक इनकार रही।